कहानी की शुरुआत में हम मैक्स नाम के एक आदमी को देखते हैं। मैक्स कुछ जरूरी फाइल्स लेकर अमेरिका की एक इंटेलिजेंस एजेंसी के हेडक्वार्टर में पहुंचा। मैक्स यहाँ पर एक डेटा एनालिस्ट के तौर पर काम करता है। उसका सपना है कि वो जल्द से जल्द एक एजेंट बन जाए, क्योंकि वो सारा दिन बस फाइलों और कंप्यूटर में ना उलझकर बाहर जाके काम करना चाहता है। जब मैक्स ब्रूस और लियोर्ड नाम के अपने दोस्तों से बात कर रहा था, तभी अचानक एजेंट 23 की एंट्री हुई। एजेंट 23 उनके ऑफिस का स्टार था। वो बहुत खतरनाक मिशन पूरा करके ऑफिस लौटा था, तो सभी लोग तालियां बजाकर उसका स्वागत करने लगे। जल्द ही एक मीटिंग शुरू हुई जिसमें मैक्स काओस नाम के एक आतंकवादी संगठन के बारे में बताने लगा। मैक्स ने बताया कि काओस के आदमी पिछले कुछ दिनों से एक न्यूक्लियर हथियार को कब्जाना चाहते हैं। तभी हम काओस के लीडर को देखते हैं। उसने अपने आदमियों के साथ मिलकर एक बिल्डिंग से कुछ चुराया और फिर पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया। फिर कहानी दोबारा से इंटेलिजेंस एजेंसी के हेडक्वार्टर में पहुंची। मैक्स इस वक्त अपने चीफ के सामने बैठा था। चीफ ने कहा कि तुमने टेस्ट में बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एजेंट नहीं बना सकता। अंदर ही अंदर चीफ को लगता था कि मैक्स अभी फील्ड में उतरने के लायक नहीं है, लेकिन उसने मैक्स का दिल ना दुखाते हुए ये कह दिया कि यार तू एक नंबर का डेटा एनालिस्ट है, तेरी जगह कौन ले सकता बता ना, फील्ड में काम करने वाले तो बहुत है हमारे पास। चीफ की बातें सुनकर मैक्स बहुत उदास हो गया। जब वो ऐसे ही गुमसुम बाहर घूम रहा था, तभी अचानक रोड पर वो एक लड़की से टकरा गया। लड़की की खूबसूरती देखकर मैक्स ने कहा, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? लेकिन लड़की ने उससे ज्यादा बात नहीं की और वहां से निकल गई। कुछ देर बाद मैक्स वापस हेडक्वार्टर्स में पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसे समझ आया कि यहाँ कुछ देर पहले ही हमला हुआ है। वहां मैक्स की मुलाकात उसी लड़की से हुई जो कुछ देर पहले उससे टकराई थी। मैक्स के पूछने पर उसने बताया कि मैं एजेंट 99 हूँ। कुछ सेकंड बाद उन्हें किसी और के आने की आवाज सुनाई दी। मैक्स के पास बंदूक तो थी नहीं, तो उसने आग बुझाने वाली पाइप का आगे वाला लोहे का हिस्सा पकड़ लिया। जब कुछ आदमी उनकी तरफ बढ़ने लगे तो मैक्स ने अपनी पाइप से उन पर हमला कर दिया। इसके बाद मैक्स ने पास में रखा फायर एक्सटिंग्विशर एक आदमी के सर पे दे मारा, जो तुरंत गिरकर बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर बाद उसे समझ आया कि वो लोग तो उसी की टीम के हैं। मैक्स ने चीफ के सर पे फायर एक्सटिंग्विशर मार दिया था। खैर अगले दिन चीफ ने सभी खास लोगों को एक मीटिंग के लिए बुलाया। मीटिंग शुरू होने से पहले मैक्स ने सबसे कहा कि हम कोन ऑफ साइलेंस का इस्तेमाल करते हैं। कोन ऑफ साइलेंस एक ऐसा डिवाइस था जिसे ऑन करने पर उनके आसपास एक अदृश्य दीवार बन जाती थी और कोई भी बाहर का आदमी उनकी बातें नहीं सुन सकता। लेकिन जब उन्होंने इस डिवाइस का इस्तेमाल किया तो वो सभी एक दूसरे को ही नहीं सुन पा रहे थे। हर आदमी के ऊपर अलग कोन बन गए। इसलिए आखिर में चीफ ने कहा कि हटाओ ये सब चूंचले, वैसे नॉर्मली करेंगे मीटिंग। चीफ ने बताया कि हमें शक है हेडक्वार्टर्स पर किया हुआ हमला काओस के लोगों ने ही किया है। चीफ को जानकारी मिली थी कि पिछले 3 महीनों में बहुत सारा न्यूक्लियर मटेरियल गायब हुआ है, खास करके यूरेनियम की चोरी हो रही है। चीफ ने बताया कि उन्होंने हमारे सिस्टम को हैक कर लिया है। अब उनके पास हमारे सभी एजेंट्स की पहचान है। पिछले कुछ दिनों से हमारे एजेंट लगातार मर रहे हैं। आगे चीफ ने एक आदमी का फोटो दिखाते हुए कहा कि हमें काओस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन क्रिस्टिक नाम का एक आदमी उनका सबसे बड़ा सप्लायर है। चीफ ने कहा कि हम इस आदमी के जरिए काओस तक पहुंच सकते हैं। इससे पहले काओस न्यूक्लियर हथियार बनाने में कामयाब हो जाए, हमें उन्हें रोकना होगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो आदमी इस वक्त है कहाँ। इस पर मैक्स ने जवाब दिया, रशिया में है ये। मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था इसके बारे में, पर पढ़ता नहीं है क्या? इस पर चीफ ने कहा, इतनी डिटेल में रिपोर्ट बनाता है कौन पढ़े इतनी लंबी रिपोर्ट। अब काओस को उनके सभी एजेंट्स की पहचान का पता लग चुका है। इसलिए चीफ ने फैसला किया कि एजेंट 99 के साथ एक नए एजेंट को भेजा जाएगा, एजेंट 86, क्योंकि 99 ने हाल ही में अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, इसलिए उसे कोई पहचान नहीं पाएगा। यहाँ मैक्स ने हैरान होकर पूछा कि ये सब तो ठीक है, पर एजेंट 86 कौन है? चीफ ने मैक्स की तरफ देखा और कहा कि तुम। ये सुनते ही मैक्स ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने पास में रखा हुआ कोन ऑफ साइलेंस उठाया, साइड में जाकर दीवार की तरफ मुंह करके चिल्लाने लगा, अरे मजा आ गया, भाई का प्रमोशन हो गया। लेकिन उस डिवाइस में थोड़ी गड़बड़ी थी, उसकी आवाज सबको सुनाई दे गई और मैक्स पीछे मुड़कर ऐसे चिल एक्ट करने लगा कि मैं तो कूल इंसान हूँ, प्रमोशन दे दी। इस पर एजेंट 99 कहने लगी कि मैं इस अनाड़ी के साथ काम नहीं करने वाली। लेकिन चीफ ने कहा कि जो बोला है वो तो करना पड़ेगा। मिशन पर जाने से पहले ब्रूस और लॉयड ने मैक्स को एक नया गैजेट दिया जो उन्होंने हाल ही में बनाया था। उस छोटे से डिवाइस में हर तरह के हथियार थे। इसके बाद मैक्स और एजेंट 99 फ्लाइट में बैठे। सफर के दौरान 99 को अपने पीछे बैठे हुए एक लंबे तगड़े आदमी पर शक हो गया। उसे लग रहा था कि वो हट्टा कट्टा आदमी एक हत्यारा है। अपने खली भाई साहब भी है इस मूवी में। कुछ देर बाद जब मैक्स अपने जूते से चिपकी हुई एक च्युइंगम उतार रहा था, तो उसके पीछे बैठे आदमी को गलतफहमी हो गई कि मैक्स के जूते में बम लगा है।
और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, इस आदमी के पास बम है इसके पास। मैक्स उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं तो बस च्युइंगम निकाल रहा हूँ, पागल है क्या। लेकिन इतने में एक पुलिस वाले ने वहां आकर मैक्स को दर्द पूछा। उसने मैक्स के हाथ बांधकर उसे फ्रंट सीट पर बैठा दिया। चीफ के प्लान के मुताबिक उनका उतरने का टाइम हो गया है, जिसके बाद मैक्स अपने आप को आजाद करके वहां से निकलने के लिए टॉयलेट में चला गया। वहां मैक्स ने अपनी जेब से वही गैजेट निकाला जो ब्रूस ने उसे दिया था। वो उस गैजेट को अपने मुंह में लेकर छोटे छोटे तीर मारने लगा ताकि उसके हाथ में बंधी हुई जिप टाइज को तोड़ सके। लेकिन मैक्स गजब अनाड़ी आदमी है, उसने एक तीर अपने पैर में मारा, एक कान में, एक गाल पे, और फिर उसका आखिरी तीर उसके जिप टाइज को तोड़ता हुआ इजेक्ट बटन पर घुस गया। इसके बाद मैक्स बिना पैराशूट लिए ही प्लेन से नीचे कूद गया। मैक्स के जाते ही 99 भी टॉयलेट में पहुंची। वो वहां पर 2 पैराशूट देखकर समझ गई कि ये पागल बिना पैराशूट के कूद गया। उसने बिना वक्त जाया किए अपना पैराशूट पहनकर छलांग लगाई। कुछ देर बाद खाली भैया ने भी बचा हुआ पैराशूट पहन के जंप लगा दी। थोड़ी देर बाद एजेंट 99 हवा में मैक्स तक पहुंच गई और उसे पकड़कर अपना पैराशूट खोल दिया। लेकिन तब तक वो हट्टा कट्टा आदमी भी उन तक पहुंच गया और उनके बीच हवा में ही लड़ाई शुरू हो गई। सबसे पहले इस आदमी ने हमला करके एजेंट 99 के पैराशूट को फाड़ दिया और फिर एजेंट 99 के साथ साथ मैक्स को भी पकड़ लिया। 99 ने बहुत कोशिश की अपना इमरजेंसी पैराशूट खोलने की, लेकिन हमारे ताकतवर खाली भैया ने उन्हें जबरदस्त तरीके से जकड़ा हुआ था। मैक्स ने इस पहाड़ जैसे आदमी के गोटे फोड़ने की कोशिश की, लेकिन लोहे के गोटों पे उसका पैर क्या काम करता। लेकिन फिर एजेंट 99 ने पीछे मुड़कर भैया को किस्सी दे दी, जिससे हमारा पहलवान थोड़ा हक्का बक्का रह गया और सही समय पर एजेंट 99 और मैक्स अपना पैराशूट खोलकर बच गए। जैसे तैसे खाली भैया की भी जान बच गई। जमीन पर पहुंचने के बाद मैक्स और एजेंट 99 ने एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाया। जब मैक्स वॉशरूम गया तो उसे वहां 2 आदमी बातचीत करते हुए सुनाई दिए। उनकी बातें सुनकर मैक्स को कुछ शक हुआ। जैसे ही उनमें से एक आदमी मैक्स के पास गया, मैक्स की घड़ी में अलार्म बजने लगा। दरअसल ये घड़ी भी ब्रूस और लॉयड ने बनाई थी। जब भी कोई रेडियो एक्टिव चीज इस घड़ी के पास आती तो ये अलार्म बजने लगता। मैक्स ने बाहर आकर 99 को बताया कि बाथरूम में एक आदमी है। उस आदमी के पास जब मैं गया तो मेरी घड़ी बजने लगी। हो सकता है कि वो न्यूक्लियर मटेरियल की चोरी में भी शामिल हो। ये सुनकर दोनों उस आदमी का पीछा करने लगे। पीछा करते हुए मैक्स और 99 क्रिस्टिक के घर तक पहुंच गए और उन्हें समझ आया कि आज यहाँ कोई पार्टी होने वाली। फिर उसने 99 से कहा कि अब देखो मैं कैसे अपने गैजेट का इस्तेमाल करके उस गार्ड को सुला दूंगा, वो भी बस एक फूंक मारकर। लेकिन फूंक मारने के लिए उसने इतनी जोर से सांस खींची कि वो नशीला डार्ट उसी के गले में घुसकर उसे बेहोश कर गया। जब वो होश में आया तो उसने अपने सामने 99 को पार्टी के लिए तैयार होते हुए देखा। अपने साथ साथ 99 ने उसे भी पार्टी के लिए तैयार कर दिया था। मौका मिल गया बिना कपड़ों के मुझे देखने का। खैर इसके बाद दोनों क्रिस्टिक की पार्टी में एंटर हुए। जब वो लोग क्रिस्टिक को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, अभी अचानक से वो खुद 99 के पास आया और कहा कि मेरे साथ डांस करोगी। 99 भी उसकी बात मानकर उसके साथ डांस करने लगी। दूसरी तरफ मैक्स क्रिस्टिक के कंप्यूटर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था ताकि उसमें मौजूद इंफॉर्मेशन के जरिए वो लोग काउस तक पहुंच सकें। पूरा घर छान लेने के बाद भी मैक्स को कोई कंप्यूटर नहीं मिला। कुछ देर बाद 99 ने मैक्स को बताया कि क्रिस्टिक का ऑफिस गेस्ट हाउस में है। जब वो दोनों गेस्ट हाउस की तरफ जा रहे थे तो उन्हें पता चला कि वहाँ तो बहुत सारे गार्ड हैं। लेकिन फिर हेडक्वार्टर्स में मौजूद एक आदमी ने उन्हें दूसरा रास्ता बताया जो कि एक सीवर से होते हुए जाता था। अब वो लोग दूसरे रास्ते से होते हुए गेस्ट हाउस तक पहुंच गए, लेकिन क्रिस्टिक के कंप्यूटर तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। अभी भी उन्हें बहुत सारी लेजर्स को पार करना होगा। उन्हें समझ आया कि अगर कोई भी चीज इन लेजर्स के कांटेक्ट में आई तो वो जल जाएगी। जब 99 एकदम लचीले तरीके से उन लेजर्स को पार कर रही थी तो मैक्स उसे अजीब तरीके से देखने लगा। 99 ने कहा कि ध्यान से देख लो, फिर तुम्हें भी आना है। जल्दी ही अब मैक्स की बारी थी उन लेजर्स को पार करने की। शुरुआत में वो ठीक कर रहा था, लेकिन फिर सीवर से निकला हुआ एक चूहा उसके सूट में घुस गया, जिसके बाद मैक्स ना चाहते हुए भी हिलने लगा। 99 ने कहा कि खुद को संभालो, ऐसे कैसे संभालो, कंचों की तरफ जा रही है। चूहे की इस हरकत से मैक्स का सूट कई जगहों से जल गया, लेकिन जैसे तैसे उसने भी पार कर ही लिया। क्रिस्टिक के कंप्यूटर डेटा से उन्हें पता चला कि उसने कुछ दिन पहले ही मॉस्को की एक बेकरी में बम बनाने का सामान भेजा है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और जान पाते, क्रिस्टिक के आदमी वहां पहुंच गए। लेकिन उन दोनों ने जबरदस्त तरीके से लड़ते हुए क्रिस्टिक के आदमियों को मार गिराया। मैक्स की लड़ने की काबिलियत देखकर 99 काफी इंप्रेस हुई, क्योंकि अब तक तो उसे लग रहा था कि मैक्स के साथ काम करना उसकी सबसे बड़ी गलती है। फिर वो दोनों मॉस्को की उस बेकरी की तरफ निकल गए जहाँ क्रिस्टिक ने कुछ दिन पहले बम का सामान भेजा था। अंदर जाने से पहले 99 ने मैक्स को एक कैप्सूल जैसा डिवाइस दिया ताकि वो दोनों आपस में बात कर सकें। फिर वो दोनों अलग अलग रास्ते से बेकरी के अंदर गए। बेकरी के अंदर मैक्स को 2 गुंडे मिले, सीग और स्टारकर।
मैक्स दिखाने लगा कि मैं भी एक माफिया डॉन हूँ, डील करने आया हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन फिर सीग ने उसे कैमरा की फुटेज दिखाई जिसके अंदर एजेंट 99 छुप कर बेकरी के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। सीग समझ गया कि मैक्स भी इस लड़की के साथ है और उसने अपने साथी स्टार्कर को मैक्स को मारने का ऑर्डर दिया। अब मैक्स अजीबोगरीब तरीके से स्टार्कर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टार्कर भी सोच में पड़ गया कि क्या जोकर आदमी है ये। लेकिन फिर मैक्स ने सामने पड़ी टेबल को धक्का मार के स्टार्कर के कंचे फोड़ दिए और अगले ही हमले में उसे बेहोश कर दिया। उधर उस छोटे रेडियो डिवाइस की मदद से एजेंट 99 को भी पता चल गया था कि सीग नाम का गुंडा उसके बारे में सब कुछ जान चुका है, इसलिए वो भी वहां से भागने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ मैक्स को वहां कई सारे हथियार और काफी सारा न्यूक्लियर मटेरियल भी मिला। अब मैक्स ने बड़ी सावधानी से पूरी बिल्डिंग में छोटे छोटे बम लगा दिए ताकि सभी हथियारों को खत्म किया जा सके। जब वो धमाके होने वाले थे तो दोनों बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए। कुछ ही देर में पूरा बेस तबाह हो गया, लेकिन यहाँ पर खली भैया की फिर से एंट्री हो गई। मैक्स और एजेंट 99 मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अब मैक्स उसे ताकत से तो हरा नहीं सकता था, तो उसने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने ऐसे ही तुक्का मारा कि तुम्हारी बीवी के साथ बन नहीं रही ना। बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि ऐसे हट्टे कट्टे आदमी की जिंदगी में भी छोटी छोटी दिक्कतें हैं। इसके बाद खली भैया इमोशनल हो गए। हाँ यार, कोई सुनता ही नहीं मेरे दुख, बहुत परेशान करते मेरी बीवी मुझे। अब मैक्स ने उसके दुखड़े सुन लिए तो खली भैया ने इन दोनों को जिंदा छोड़ दिया। इसके बाद मैक्स और एजेंट 99 वहां से निकल गए। रास्ते में मैक्स ने 99 से पूछा कि तुमने अपने चेहरे की सर्जरी क्यों करवाई, पहले बहुत गंदी दिखती थी क्या। एजेंट 99 ने बताया कि एक मिशन के दौरान मुझे दुश्मन एजेंट से प्यार हो गया था, इस वजह से मेरी पहचान उनकी एजेंसी के सामने आ गई। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो ऑफिस में रहकर फाइल्स इधर उधर करूं या फिर अपना चेहरा पूरी तरह बदल कर दोबारा फील्ड में आ जाऊं। मैंने दूसरा ऑप्शन चुना। दूसरी तरफ हम सीग और स्टार्कर को बात करते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चला कि सीग जल्द ही लॉस एंजलिस शहर पर एक बड़ा हमला करने वाला है। अगले दिन चीफ के कहने पर एजेंट 23 उस जगह पर गया। यहाँ मैक्स ने वो न्यूक्लियर सामान देखा था, लेकिन उसे वहाँ कोई सबूत नहीं मिला। इस बात से चीफ को शक हो गया कि कहीं मैक्स उन्हें पागल तो नहीं बना रहा, इसीलिए उसने मैक्स को हेडक्वार्टर्स की जेल में बंद करने का फैसला किया। फिर हम देखते हैं कि सीग ने वाइस प्रेसिडेंट को एक धमकी भरा मैसेज भेजा। उसने कहा कि पिछले कुछ महीनों में हमने कई न्यूक्लियर वेपन्स इकट्ठा किए हैं और अमेरिका के 20 दुश्मन देशों को भेज दिए हैं। इन बॉम्ब्स को एक्टिवेट करने का कोड काओस के पास है। अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं की तो ये कोड उन देशों को भेज दिए जाएंगे। सीग ने उनसे 20,000 करोड़ डॉलर्स की मांग की, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट इसे मजाक समझ रहा था और उसने कॉल काट दिया। हेडक्वार्टर्स में चीफ ने वाइस प्रेसिडेंट को समझाया कि हम कुछ दिनों से काओस को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने सच में काफी न्यूक्लियर मटेरियल चुरा लिया है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को भरोसा ही नहीं हो रहा था क्योंकि किसी के पास भी अब तक कोई पुख्ता सबूत तो नहीं थे। इसलिए चीफ एजेंट 23 और 99 के साथ मिलकर लॉस एंजलिस के मेयर से मिलने गया ताकि उनकी मदद से काओस को रोका जा सके। वहीं दूसरी ओर जेल में फंसे हुए मैक्स को दिलीप यानी कि अपने खली भैया का मैसेज मिला, जिसमें पता चला कि सीग लॉस एंजलिस को निशाना बनाने वाला है। दिलीप दरअसल सीग का बॉडीगार्ड है, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका बॉस इतना गिर जाएगा। जब उसे पता चला कि मासूम लोग मरने वाले हैं तो उसने ये मैसेज मैक्स तक पहुंचाया। मैक्स बड़ी चालाकी से गार्ड्स को चकमा देकर जेल से निकल गया। ब्रूस और लॉयड ने भी उसकी मदद की। उधर चीफ जब देश के प्रेसिडेंट से मिला तो प्रेसिडेंट उसकी बातें सुनने के बाद भी विश्वास नहीं कर पाया। उसे लगा कि ये भी कोई नकली धमकी होगी जैसे रोज रोज आती है उन्हें। उसने उनकी बातें सुने बिना ही उन्हें वापस भेज दिया। चीफ एजेंट 23 और 99 हेलीकॉप्टर में वापस जा रहे थे, तभी 99 को मैक्स का कॉल आया। उसकी बातों से चीफ समझ गया कि मैक्स जेल से भाग गया है और वो लॉस एंजलिस शहर पहुंच चुका है। चीफ ने उसकी कॉल को ट्रेस करके मैक्स को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया। कमांडोज फोन की लोकेशन ट्रैक करके एक बिल्डिंग तक पहुंचे और एक आदमी को घेर लिया, लेकिन यह आदमी मैक्स नहीं था। मैक्स इस वक्त अपने हाईटेक जूते से कॉल कर रहा था। वो इस वक्त उसी बिल्डिंग पर मौजूद है जहां पर चीफ अपने 2 एजेंट्स के साथ था। मैक्स ने चीफ को बताया कि मैं यहाँ एक बॉम्ब ढूंढने आया हूँ। चीफ ने पूछा कि तुम्हें सबकी खबर कैसे मिली। इस पर मैक्स ने बताया कि मुझे एक रेडियो शो में कोडेड मैसेज मिला था। ये मैसेज काओस के एक एजेंट ने ही भेजा है जो लड़ाई के दौरान मेरा दोस्त बन गया। मैक्स की बातें सुनकर 99 को भी दिलीप के बारे में याद आया। अब इतने हट्टे कट्टे आदमी को कोई भूले भी कैसे। इसलिए उसने चीफ से कहा कि हमें मैक्स की बात पर विश्वास करना चाहिए। उसे पता है कि आप उसे जेल में फेंकवा सकते हैं, फिर भी वो आपके पास आया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए चीफ ने मैक्स पर भरोसा करके उसकी बात मान ली।
आगे उन्हें पता चला कि आज शाम को प्रेसिडेंट डिज्नी हॉल में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट अटेंड करने वाला है, इसीलिए इन लोगों ने डिज्नी हॉल में छानबीन करने का फैसला किया। दूसरी तरफ हम डिज्नी हॉल के पास का सीन देखते हैं। यहाँ सीग दिलीप को धमकी देते हुए बोल रहा था, मैंने बेकरी पर जो तुम्हारी लड़ाई हुई वो देखी है, तुमने उन एजेंट्स को जानबूझकर जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन इस बार अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो तुम्हारी पत्नी जिंदा नहीं बचेगी। सीग की बात सुनकर दिलीप ने ना चाहते हुए भी एक ब्रीफकेस को कॉन्सर्ट हॉल में पहुंचा दिया। तब तक चीफ और बाकी सभी एजेंट भी वहां पहुंच चुके हैं। क्योंकि म्यूजिक कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है, इसलिए प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं दे रहे। उसके बाद ये लोग हॉल में घुसने के लिए कोई और रास्ता ढूंढने लगे। इसी दौरान जब मैक्स एजेंट 23 के पास गया तब मैक्स की गाड़ी फिर से आवाज करने लगी। यहाँ एजेंट 99 ने बताया कि इसका मतलब बेकरी में न्यूक्लियर डिवाइस मौजूद थे, पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें वहाँ कोई सबूत नहीं मिला। यहाँ चीफ को समझ आया कि मैक्स नहीं, एजेंट 23 उनसे झूठ बोल रहा है। असल में वो भी काउस के साथ मिला हुआ था। जब मैक्स ने 23 को अपने हाथ में पकड़े हुए ब्रीफकेस को खोलने के लिए कहा तब 23 ने एजेंट 99 पर बंदूक तान दी और जल्दी से वहां से निकल गया। उसके बाद चीफ और मैक्स एक गाड़ी में उसका पीछा करने लगे। हम देखते हैं कि कुछ ही देर में एजेंट 23 ने बम को एक्टिवेट करके सीग को इस बारे में बता दिया। कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने पर चीफ को पता चला कि एजेंट 23 उनसे बहुत दूर चला गया, इसलिए चीफ और मैक्स ने एक एयरक्राफ्ट के जरिए उसका पीछा करना शुरू किया। कुछ ही देर में वो 23 की गाड़ी के पास पहुंच गए। क्योंकि रोड बहुत नीचे था तो मैक्स एक स्ट्रैप पकड़कर लटक गया और 23 की गाड़ी में घुसने की कोशिश की। 23 ने भी उसे रोकने में अपनी जान लगा दी, लेकिन मैक्स फिर भी गाड़ी में चढ़ गया और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान जब एजेंट 99 मैक्स के गैजेट की मदद से अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रही थी तो गलती से उसने कार के डैशबोर्ड पर लगा हुआ बटन दबा दिया। इससे कार का बैलेंस बिगड़ गया और वो रोड से हटकर रेलवे लाइन पर चलने लग गई। किसी तरह मैक्स ने 23 को बेहोश करने के बाद 99 के हैंडकफ्स खोल दिए, लेकिन अभी भी उन्हें बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने का कोड नहीं पता। तब 99 को समझ आया कि ये गाड़ी रेलवे लाइन से सीधा उस डिज्नी हॉल की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर सीग ने बॉम्ब लगाया है। अगर जल्दी से गाड़ी नहीं रोकी गई तो वो लोग भी मर जाएंगे। गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वो दोनों फिर से प्लेन पर चढ़ने का प्लान बनाने लगे। लेकिन तब तक एजेंट 23 को भी होश आ गया। वो मैक्स से ब्रीफकेस छीनने की कोशिश करने लगा, जबकि 99 किसी तरह अपने आप को गाड़ी से गिरने से बचा रही थी और एजेंट 23 ने मैक्स को पकड़ा हुआ था। इसी दौरान मैक्स को प्लेन से नीचे गिरने वाली घटना याद आई कि कैसे 99 ने उन्हें बचाया था और अब उसने भी एजेंट 23 के होठों को चूम लिया। यहाँ भी ये तकनीक काम कर गई और एजेंट 23 ने चौंक कर मैक्स को देखा, वे क्या कर रहा है ये आदमी। तभी मैक्स ने अपने पास मौजूद ब्रीफकेस से उस पर हमला करके उसे जल्दी गाड़ी के अंदर फेंक दिया। इसके बाद मैक्स ने जैसे तैसे 99 को बचाया, लेकिन फिर अचानक वो एक कपड़े में उलझकर नीचे गिर गए। अब वो गाड़ी से अटकी हुई एक पट्टी जैसी चीज के ऊपर थे। मैक्स का पैर एक रस्सी में अटका हुआ था। सामने से आती ट्रेन को देखकर मैक्स ने जल्दी से 99 को ट्रैक के दूसरी तरफ फेंक दिया और खुद गाड़ी के साथ ट्रेन से टकरा गया। 99 ये सोचकर रोने लगी कि मैक्स मर चुका है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मैक्स उसके पीछे खड़ा था। मैक्स को जिंदा देखते ही 99 ने खुशी के मारे उसे चूम लिया। उसने समय रहते रस्सी काट कर खुद को बचा लिया था। खैर, एक्सीडेंट की वजह से ब्रीफकेस में मौजूद वो डिवाइस भी अब खराब हो चुका है, जिसकी मदद से 23 ने बम को एक्टिवेट किया था। डिवाइस को थोड़ा ध्यान से देखने पर मैक्स को एक सुराग मिला। उसे समझ आया कि ये बम आवाज से चलता है। जैसे ही म्यूजिक की आखिरी धुन बम तक पहुंचेगी, बम अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। ये पता लगते ही दोनों चीफ के साथ तुरंत हॉल की तरफ निकल पड़े। वहां मौजूद गार्ड ने जब चीफ को रोका तो चीफ ने सीधा उसके मुंह पे एक मुक्का दे मारा कि बेटे टाइम नहीं है मेरे पास अभी निपटने का। इसी तरह आखिरी धुन बजने से पहले मैक्स ने म्यूजिशियन को ही गिरा दिया। एजेंट 99 ने वहां मौजूद सिक्योरिटी को बताया कि यहाँ पर एक बम है। मैक्स ने अंदाजा लगाया कि वो जरूर पियानो के नीचे होगा और उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। दूसरी तरफ सीग को पता चला कि उन एजेंट्स ने बम को फटने से रोक दिया है। कार में जाते वक्त सीग ने दिलीप की तरफ देखते हुए कहा कि तुमने अपना काम पूरा किया, इसीलिए मैं तुम्हारी बीवी को छोड़ दूंगा। लेकिन एक बात बताओ, इतनी गंदी शक्ल की औरत के साथ तुम इतने साल से रह कैसे रहे हो? ये बात सुनकर खानी भैया को गुस्सा आ गया और उसने गाड़ी के दरवाजे समेत सीग को भी पुल से नीचे फेंक दिया। आखिर में हम देखते हैं कि मैक्स ने आखिरकार 99 को पटाई।